Hi बच्चों, वेलकम टू अर्बन विद्या, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो लॉन्ग हो, है ना, मैप से रिलेटेड हो, वो सारे हमको डिस्कस करने थे, राइट। सो अपन ने क्या पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक क्विक रिव्यू मैं दे देती हूँ। तो अपन ने देखा था कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि लोगों को, जो लुई 16 था, वो सिर्फ अपना ही अपना देख रहा था, वो उसको प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वो अपनी लीजर एक्टिविटीज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ के खर्चों में इतना व्यस्त था और उसको हर तरीके से वो पूरे करने थे, चाहे उसके लिए उसे कर्जा क्यों ना लेना पड़े, राइट। तो हो क्या रहा था कि वो इतना बिजी था खुद की पर्सनल लाइफ में, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस में वो इतना खर्चा किए जा रहा था कि उसको पब्लिक की कोई फिक्र नहीं थी। दूसरे देशों से उसने कर्जा ले रखा था और उस कर्जे को चुकाने के लिए वो लोगों पर टैक्स लगा रहा था। अब वो टैक्स का सिस्टम भी कैसा था कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को ही देनी थी, क्योंकि उस वक्त का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो अपन ने देखा फ्यूडल सिस्टम था। 3 लेवल्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, वी कैन से। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है वो टैक्स फ्री थे, उनको कोई टैक्स देना नहीं था, उल्टा उनको टैक्स मिलता था, राइट। और जो थर्ड स्टेट थी उसमें भी सेक्शंस थे, उसमें बिजनेसमैन भी थे, अपना लॉयर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, फिर अपना पीजेंट्स भी थे, आर्टिसंस भी थे। तो उनमें भी सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग या फिर सबसे ज़्यादा बुरी हालत किसकी थी? थर्ड लेवल के, थर्ड कैटेगरी के, जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, लाइक पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड सो ऑन। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि कैसे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, देन फुली मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ एक नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के बाद जब नेशनल असेंबली में ही खुद में लड़ाई होने लगी उसी के मेंबर्स में, तो नेपोलियन आया। नेपोलियन ने कुछ साल रूल किया, उसने कुछ अच्छे काम भी किए, लाइक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स करे, है ना। स्लेवरी लेकिन वो वापस ले आया था, जो अबॉलिश करवा दी थी किसने? नेशनल असेंबली ने। तो वापस से स्लेवरी आ गई थी, है ना। देन वुमेन्स को कुछ राइट्स मिले थे, पर वोटिंग राइट्स तभी भी नहीं मिला था, है ना। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद अपन ने क्या देखा कि वहाँ के लोगों की लाइफ, फिर वहाँ फाइनली कैसी जो गवर्नमेंट बनी, देन अपना लोगों पर रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, एवरीडे लाइफ उनकी कैसे चेंज हुई, और पूरी दुनिया पर रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये अपना पूरा शॉर्ट में अपना चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए। उसमें अपन ने लास्ट टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि भाई इंडिया में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ने फ्रेंच से काफ़ी कुछ सीखा, उनकी पॉलिसीज से। फ्रेंच की वजह से रिपब्लिक ऑफ फ्रीडम का आइडिया पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, सब जगह मोनार्की का अपोजिशन हुआ, सब जगह जो है वो रिपब्लिक की डिमांड हुई, सब जगह एक सेम सोशल लेवल की डिमांड हुई, एंड सो ऑन, है ना। तो ये अपना पूरा चैप्टर था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था इन अवर लास्ट क्लास। मैंने बोला था कि मैं एक क्विक रिवीजन दूंगी, जो मैंने अभी आपको दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, उसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि बुक में बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं दिए, सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस दिए जो अपन ने उस दिन डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज मैं फिर शॉर्ट में वो एनसीईआरटी वाले भी डिस्कस कर देती हूँ, उसके अलावा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपन वो डिस्कस करेंगे। इसके बाहर आई डोंट थिंक कि किसी के भी स्कूल में कोई क्वेश्चन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बनेगा, ठीक है। सो वेरी सीरियसली आप लोगों को इस लेक्चर को देखना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर टोटली डेडिकेटेड रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चंस को। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी या क्या कंडीशंस ऐसी थी जिनकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ फ्रांस में। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया था कि भाई लुई 16 का जो रूल था, ही वाज टोटली ऑटोक्रेटिक, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था अपनी लग्जरियस लाइफ से, और वो दूरदर्शी नहीं था। मतलब ये नहीं देखता था कि अगर मैंने अभी इतना खर्चा कर दिया या अभी मेरे रिसोर्सेज सारे खत्म हो गए तो आगे क्या होगा, इवन खुद की फैमिली का भी आगे क्या होगा, फार साइटेडनेस उसमें नहीं थी।
ठीक है, वो तुरंत के जीवन जीने में बिलीव करता था कि प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए, बस आगे जो भी होगा उससे अपन बाद में देखेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे वॉर्स लड़े, लंबे वॉर्स के कारण ट्रेजर्स पूरे खत्म हो गए थे, पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। इसकी वजह से जो फ्रांस का पूरा इकोनॉमी थी वो पूरी डिस्टर्ब्ड हो गई थी। ठीक है, फिर लुइस 16 के अंडर, लुइस 16 का जब राज चल रहा था तब फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प की थी इंडिपेंडेंस देने में, इंडिपेंडेंस दिलाने में ब्रिटेन से। तो इसमें जो वॉर चला उसमें मोर देन $1 बिलियन ऑफ लीबर खत्म हो गए थे और बहुत सारा कर्जा हो गया था जिसका 10% इंटरेस्ट लोन पे लग रहा था। इसीलिए फ्रांस जो था उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो इस कर्जे को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे। ठीक है, और फ्रेंच सोसाइटी थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन फर्स्ट 2 स्टेट्स को, दैट इज क्लर्जी और नोबल्स को, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। वो कौन सी क्लासेस थी, प्रिविलेज क्लास। एक को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिली थी और दूसरे को बाय देयर पोजीशन प्रिविलेजेस मिली थी। ठीक है, तो जितना भी बर्डन है टैक्स का वो किसको आ रहा था, थर्ड स्टेट को आ रहा था। फिर जो मिडिल स्टेट थी, मिडिल क्लास थी थर्ड स्टेट में, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या करा, एक अलग अपनी नेशनल असेंबली बनाने का सोचा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा और मोनार्की को अबॉलिश करने का सोचा। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो भी पर्सन की सोशल पोजीशन होती है, कोई नेता है या कोई राजा है, उसकी काबिलियत पे होना चाहिए, ना कि इनहेरिटेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ इक्वालिटी और फ्रीडम के अपनाए और वो उनको मिले कहाँ से, फिलोसोफर्स से मिले, जैसे जॉन लोके, जीन जैक्स रशियो, मॉन्टेस्क्यू, है ना। और इनके जो आइडिया थे वो पॉपुलर, जो कॉमन मैन थे, आम जनता के बीच में बहुत पॉपुलर हुए। बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स हर जगह होने लगी कि यार ये तो सही बोलते हैं, है ना। लाइक कॉफ़ी हाउसेस में, सैलून्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह वही वही चर्चा थी। तो लोगों का फिर दिमाग खुलने लगा कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंच का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी पूरा करप्ट था, है ना। करप्ट मतलब कैसा था, उसमें सिर्फ राजा के जो खास लोग हैं उन्हीं को तवज्जो मिलती थी, उन्हीं की बात सुनी जाती थी, कॉमन मैन को कोई भी सुनवाई नहीं थी। तो ये सारे कॉजेस थे जिससे लोगों ने प्रोटेस्ट करने का सोचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से ग्रुप, ये अपन ने डिस्कस किया था कि किसको बेनिफिट हुआ था, किसकी पावर कम हुई थी और कौन डिसअपॉइंट हुए थे। तो डिसअपॉइंट हुए थे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर नोबिलिटी और क्लर्जी की पावर कम हुई थी, है ना, क्योंकि वो और मिडिल क्लास सेम लेवल पे आ गए थे। और जो वेल्दी क्लास थी थर्ड स्टेट की, वो जो मतलब जो थोड़े पहले से ही सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, वो जो थे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, उनको न्यू मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस बोला गया। ठीक है, इसमें कौन कौन आते थे, न्यू बिग बिजनेसमैन, ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और ट्रेडर्स। पहले इनको टैक्स देना पड़ता था, इनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था, पर रिवॉल्यूशन के बाद इनको भी अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरह ट्रीट करा जाने लगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दैट व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या असर पड़ा था, क्या लीगेसी थी या क्या अच्छी बातें थी जो पूरे वर्ल्ड ने अपनाई थी ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था, एज इट इज वही पॉइंट्स हैं जो मैंने बुक से पढ़ाए थे। दैट इज, सबसे पहला पॉइंट क्या था, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना। फ्रीडम का राइट, लिबर्टी का राइट और डेमोक्रेटिक राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये जो आइडिया, ये जो दोनों चीजें थी किसकी, अबाउट फ्रीडम एंड अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स, ये जो दो शब्द है, ये जो दो बातें हैं, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स का कारण बनी। ठीक है, उस दौरान 19th और 20th सेंचुरी में हर देश में, हर दुनिया के हर हिस्से में एक ही बात हो रही थी कि फ्रेंच की तरह हम लोगों के पास भी डेमोक्रेटिक राइट्स होना चाहिए, हमारे पास भी फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम का ही दूसरा नाम है लिबर्टी। ठीक है, इसके अलावा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों आइडियाज हैं, ये फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गए, जहाँ पे जिसकी वजह से पूरे यूरोप से फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, है ना, लेवल वाइज सिस्टम खत्म हो गया, सभी को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। कॉलोनाइज्ड पीपल मैंने उस दिन भी समझाया था, जो सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, वो अब पूरे नेशन के बारे में सोचने लगे थे। और उनको अब क्या लगने लगा था कि हमारा पूरा एक नेशन, हमें एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए।
मतलब ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ पे सभी लोग इक्वल फ्रीडम, इक्वल राइट्स एंजॉय करें, सभी लोग एक कॉमन हिस्ट्री को सपोर्ट करें, है ना, हमारे कॉमन फ्लैग हो, कॉमन एंथम हो, इस एक कॉमननेस हो पूरी कंट्री के लोगों के बीच में, ना कि स्टेट के लोगों के बीच में, ना एक कॉलोनी के लोगों के बीच में। ठीक है, तो जो आइडिया था किसका, नेशनलिज्म का, वो कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मूवमेंट्स होने लगे और लोग जो थे वो एब्सोल्यूट पावर को क्वेश्चन करने लगे। एब्सोल्यूट पावर को मतलब चाहे वो राजा हो या वो कोई पर्टिकुलर एक मिनिस्टर हो जिसकी गवर्नमेंट बहुत समय से चल रही हो, लोग अब उस पर सवाल उठाने लगे कि ऐसा क्यों, अगर ये फैसला लिया है तो क्यों, ये पॉलिसी बनाई है तो क्यों, इतना टैक्स लग रहा है तो क्यों, है ना। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले क्या था, जो राजा ने कह दिया वो मानना पड़ेगा, है ना, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, या एब्सोल्यूट पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिया में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट देखा गया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत प्रभावित किया आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन ने। ठीक है, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को अवेयर कर दिया अबाउट देयर राइट्स। पहले तो लोग इतना सोचते ही नहीं थे, ठीक है जो चल रहा है चलने दो, राजा शोषण कर रहा है, सजा दे रहा है तो वो राजा है, वो कर सकता है। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों में एक फीलिंग आई कि नहीं, राइट्स कुछ होते हैं, हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए और राइट्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीगेसी। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, या लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर पीपल ऑफ वर्ल्ड जैसा ही लिखा हुआ है, या फिर व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड, या फिर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो ये 3-4 फॉर्मेट है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, ये अच्छे से आपको याद करने हैं, समझा मैंने दिए हैं। ठीक है, ideas of liberty, democratic rights, ideas of liberty, equality and fraternity, colonized people reworked on the idea of freedom from bondage, idea of nationalism and impact of French Revolution over India। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। Draw up list of democratic right we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution। कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो अभी हम लोग के पास हैं, हम उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, जो कहाँ से हैं, कहीं ना कहीं से उनके जो रूट्स हैं या उनका जो बेस है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग बराबर हैं कानून की नज़रों में, इंक्लूडिंग राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सभी को नौकरी की अगर अपॉर्चुनिटी आती तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। जो काम कोई करना चाहे वो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फोर्सफुली उससे कोई भी काम कराया जाए। राइट टू लाइफ एंड राइट टू वोट। तो ये कुछ 5 राइट्स हैं जो अभी हम लोग के पास हैं और जो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शन? एक्सप्लेन, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या तुम इस चीज से सहमत हो कि यूनिवर्सल राइट्स सबके पास होना चाहिए या नहीं? तो ये जो है वॉज डेफिनेटली बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत सारे आइडियल्स हैं अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वर नॉट एट ऑल क्लियर। मतलब भले बोल दिया था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हो गया है फॉर मैन एंड सिटीजन, लेकिन इसको किसी ने समझाया नहीं था। उसके जैसे मैंने बोल दिया कि छुट्टी है, आज छुट्टी है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैथ्स की क्लास की छुट्टी है, क्या साइंस की क्लास की छुट्टी है, क्या सोशल की क्लास की छुट्टी है, बस बोल दिया आज छुट्टी है ना। लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया कि किस क्लास की छुट्टी है। तो तुम मान लो 5 बच्चे, अगर मान लो 5 बच्चों का ग्रुप है तो हो सकता है 5 के मन में अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो। एक बोले कि मैथ्स की छुट्टी हो सकती है, एक बोले कि साइंस की हो सकती है, एक बोले कि सोशल की हो सकती है ना। लेकिन हुआ क्या, मैंने तो एक ही स्टेटमेंट बोला था आज छुट्टी है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल राइट्स मतलब यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं उन सबके पास वो राइट्स होंगे, लेकिन कौन से राइट्स, कैसे राइट्स किसके पास होंगे, मेन के पास होंगे, वुमेन के पास होंगे, कितनी एज में होंगे, ये कुछ भी क्लियर नहीं था। ठीक है, तो उनके ड्यूबियस मीनिंग थे। ड्यूबियस मीनिंग मतलब अलग अलग लोग उसको अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे थे।
तो so the French Revolution could not bring economic equality, and it is the fact that unless there is a economic equality, real equality cannot be received at any sphere. क्या हुआ था, बोल दिया था कि फ्रेंच में यूनिवर्सल राइट्स है, लेकिन वहां पे भी क्या हुआ था अपन ने देखा था, जितने भी राइट्स मिले थे वो मिडिल क्लास के भी कौन से सेक्शन को मिले थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास ऑलरेडी पैसे थे, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो चाहे कोई से भी राइट्स हो। अभी भी पीजेंट्स, विमेन, इनको अच्छे से राइट्स, मतलब इनको सारे राइट्स नहीं मिले थे, मतलब अभी भी वहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं थी। इकोनॉमिक इक्वालिटी कब बोलेंगे, जब अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो जाएगा, है ना, जब सारे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस सेम होगा, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई थी, और जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी तो सभी लोग बराबर नहीं होंगे। अभी भी इंडिया में भी नहीं है, हम लोग भी, हमारे यहाँ जो मेड या कोई काम करता है तो हम उसको अपने से इकोनॉमिकली इक्वल नहीं समझते। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमेशा अपने आप को गरीब समझता है, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपने आप को हमेशा अमीर समझता है। और इवन गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज आती है वो गरीबों के लिए अलग और गरीबों के लिए ही आती हैं स्पेशली, और अमीरों के लिए अलग, है ना। तो यही वाली बात वहां पे भी हो रही थी कि जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, रियल इक्वालिटी किसी भी स्फेयर में, किसी भी फील्ड में नहीं आ सकती। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी, बट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज डिनाइड टू इट. The right to vote and elect their representatives did not solve the poor man's problem. अब गरीबों का क्या प्रॉब्लम है कि भाई उनको लिए ज़मीन हाई रेंट पे मिल रही है, उनकी वेजेस उतनी नहीं है जितने खर्चे हैं, ठीक है। वोटिंग का राइट देने से और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के राइट देने से उनका जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। वुमेन जो थी वो अभी भी पैसिव सिटीजन्स थी, उनको इलेक्शन के या इलेक्टोरल कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, ना ही वो राइट टू वोट, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑफिसेज या कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करने की। तो इनका जो स्ट्रगल चल ही रहा था फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। फ्रांस जो था अभी भी अपनी कॉलोनीज को एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। Thus its image as a liberator could not last for a long time. Slavery half 19th century तक तो थी, ठीक है। तो भले बोल दिया कि फ्रांस में सबके पास यूनिवर्सल राइट्स है, लेकिन अभी बोलने से और बोलना और प्रैक्टिकली ऐसा होना, उसमें क्या था डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन यही था कि भाई आपने डिक्लेयर कर दिया तो इसके संग सही भी है और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है, इसको एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। तो ये 5 पॉइंट अपन को इसमें एक्सप्लेन करना रहे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इज हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। इन अदर फॉर्मेट इट कैन बी आस्क्ड एज हाउ द नेपोलियन केम इनटू पावर, ठीक है। एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस। तो ये 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कब आया था नेपोलियन? नेपोलियन था एक मिलिट्री का हेड, उसने कई सारे वॉर्स जिताए थे, ठीक है। और डिसिप्लिन, मिलिट्री वाले लोग जो है होते हैं वो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। हो क्या रहा था, जो फ्रांस की ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेशनल असेंबली थी उसमें जो डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव्स जो थे उनके बीच में खटपट होती थी। 5 लोगों के एग्जीक्यूटिव बनती थी और डायरेक्टरी बनती थी, तो उनके आपस में लोगों के जो है वो व्यूज नहीं मिलते थे। जब वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसी, मतलब जब वहाँ की गवर्नमेंट ठीक से रन नहीं हो रही थी, ये दिख गया किसको, नेपोलियन को। तो उसको अपना रास्ता मिल गया फ्रांस में एंटर करने का, गवर्नमेंट बनाने का, है ना। तो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन को बहुत सारी विक्ट्रीज मिली थी, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज मिली थी वॉर्स में। तो फ्रांस को यही लगा, फ्रांस के लोगों को, कि एक मिलिट्री डिक्टेटर या मिलिट्री का हेड नेपोलियन की तरह ऐसा ही कोई इंसान जो है वो हमारी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। तो वो आया, उसको लोगों ने अपनाया एंड फाइनली इन 1804 उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, क्या बना दिया, राजा बना दिया, एम्परर बना दिया फ्रांस का, ठीक है। अब चूंकि वो मिलिट्री का आदमी था, उसको आदत थी चीजों को जीतने की, कॉन्कर करने की, तो अभी भी वो क्या कर रहा था, यहाँ पे तो काम कर ही रहा था, उसके अलावा आसपास के जो देश थे उनको कॉन्कर, उनको जीत कर फ्रांस की यूरोप पे पूरा कब्जा करना चाहता था। तो उसने क्या करा, ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज, मतलब जितनी भी डायनेस्टीज होती थी जहाँ किंग का रूल चल रहा था, वहां से किंग को क्या कर दिया, हटा दिया,
ठीक है, और अपने किंगडम्स बना दिए जहाँ पर उसने अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को प्लेस कर दिया मतलब राजा बना दिया या वहाँ का जनरल या एम्परर या किंग बना दिया। ठीक है, नेपोलियन को ऐसा लगता था कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजर है। मॉडर्नाइजर मीन्स किसी चीज को रेनोवेट करने वाला, किसी चीज को पुराने से नए में चेंज करने वाला। तो वो अपने आप को मॉडर्नाइजर मानता था, बोले मैं यूरोप को कब्जा करके पूरे यूरोप को अपने हिसाब से चलाऊंगा। ठीक है, उसने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस करे, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरा एक घर है, पहले क्या होता था, मेरा घर है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन कोई पेपर्स वगैरह ऐसा कोई वर्क नहीं होता था, तो कोई भी आके कभी भी कब्जा कर सकता था। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को सिखाया कि कैसे कानूनी तौर पे कोई प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं, तो और कैसे उसको अपना ही बना के रख सकते हैं, कोई और उसको कब्जा नहीं कर सकता। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। पहले क्या होता था, कोई एक पत्थर को 500 ग्राम मान रहा है, कोई एक छोटे पत्थर को 500 ग्राम मान रहा है, कोई एक ईंट को 1 किलो मान रहा है। तो वेट्स और मेजर्स के यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं थे, कोई एक ग्लास को आधा लीटर मान रहा है, कोई छोटे ग्लास को आधा लीटर मान रहा है। तो इसने जो वेट्स और मेजर्स हैं वो यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस करे थे कि भाई ये बाट बना दिए, ये नाप बना दिया कि इसी से नापेंगे तभी उस चीज़ को इतना केजी या इतना लीटर माना जाएगा। जो एंड डेसिमल सिस्टम, ऐसा नहीं 1 किलो 1.050, तो इस तरीके से उसने पूरा एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड वेट्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन उसका जो पावर थी वो ये जो उसका जो रूल था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में वो मारा गया था। 1804 to 1815 वाज हिज जर्नी। ठीक है, ही केम to France in 1804 and he ended up his life in 1815 during the Battle of Waterloo। तो ये नेपोलियन की कहानी पूछी जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये 6 क्वेश्चंस बस हो गए, लेकिन इसमें चैप्टर के एक दो ही टॉपिक कवर अप हुए, एक लास्ट वाला हुआ, एक फर्स्ट वाला हुआ और एक नेपोलियन वाला, राइट। और इतना बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, है ना। सिर्फ ये 6 क्वेश्चन करके अपन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एग्जाम देने चले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे, आपको मैं बोलूँगी क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो दिस विल बी वेरी टफ फॉर यू। सो यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ आंसर्स, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किसी भी स्कूल में कुछ पूछा जा सकता होगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज विच इंसिडेंट स्पार्क्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। स्पार्क्ड मतलब क्या होता है? स्पार्क मतलब चिंगारी, है ना। क्या ऐसा हुआ होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, है ना। तो क्या था, पूरी कहानी अगर अपन याद करें तो सबको याद होगा कि जो स्टेट जनरल्स की मीटिंग हुई थी, है ना, उसमें थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ भी समझा नहीं गया था, ना उनकी कोई डिमांड सुनी गई थी। उन्होंने बोला 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, राजा बोला नहीं 1 स्टेट 1 वोट ही होगा। टैक्स पे भी जो बात चली वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के फेवर में हुई, थर्ड स्टेट का कुछ भी सुना नहीं गया। ठीक है, और ऊपर से फिर क्या हुआ था, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था, फसल उस वक्त खराब हो गई थी, तो लोगों ने, गुस्साए लोगों ने बेस्टाइल पैलेस पे अटैक कर दिया था, और वही डे था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चिंगारी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द अटैक बाय द थर्ड स्टेट ऑन द बेस्टाइल स्टेट प्रिजन का 14 जुलाई 1789 एंड सेटिंग फ्री फॉर द प्रिजनर। उन्होंने क्या करा था, बेस्टाइल की जो जेल थी उस पर अटैक कर दिया था, बंदी थे उनको सबको निकाल दिया था, खोल दिया था। यही इंसिडेंट जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्पार्क बनी थी। Why was Bastille prison attacked, है ना, क्यों? ताकि वहां जो हथियार रखे हैं, कहाँ रखे थे, जेल के अंदर, उनको ले लें विद द होप टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन फॉर द रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनकी मदद लें। Why was Bastille hated by all? क्यों बेस्टाइल पहले से सब नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो राजा की डेस्पोटिक पावर की निशानी थी, राजा की पावर, जो राजा का रूल चल रहा था, क्योंकि राजा से सब नफरत करते थे, और उस पैलेस को देख के सबको राजा की पावर की याद आती थी कि इतना क्रूर राजा, इतना बेकार राजा हमारा है, इसलिए सब लोग उससे नफरत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 स्टैंड फॉर? अपन ने पढ़ा था अभी,
किसमें पढ़ा था? लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो 3 उसके मेन स्तंभ थे या 3 जो मेन आइडियाज थे, दैट वाज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट कॉज क्या था? राइटिंग इन पेरिस। हड़ताल क्यों हुई थी पेरिस में? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड की वजह से। अभी मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के टॉपिक के आ रहे हैं। ठीक है। 1774 में कौन सा रूलर आया? तो लुइस 16। किस फैमिली का? बोरबोन फैमिली का। नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच मोनार्की हासन द रिवॉल्यूशन? ठीक है। कौन सी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी थी फ्रांस मोनार्की की, मतलब फ्रांस के राजा की, जिसकी वजह से पूरा रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ? ठीक है। या फिर क्यों नौबत आई रिवॉल्यूशन की? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी जिसमें उसने पूरे फाइनेंशियल जो ट्रेजर्स थे, फाइनेंस था पूरा फ्रांस का ख़त्म कर दिया था। फ्रांस का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब पूरे पैसे जो ख़त्म हो गए थे और ऊपर से जो कर्जा लिया था वो भी देने की हालत नहीं बची थी, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन की नौबत आई। हाउ डिड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एड मोर डेप्ट टू फ्रांस? अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फ्रांस जो है वो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए उसने उसको सपोर्ट किया, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर लड़ना पड़ा उसके लिए। वॉर जो था वो काफ़ी लंबा चला था, जिसमें कितने 1 बिलियन लिवर्स, लिवर्स क्या है? करेंसी ऑफ फ्रांस, है ना, उतने खर्च हो गए थे, और जो इंटरेस्ट के साथ 2 बिलियन लिवर इंटरेस्ट के साथ हो गए थे, है ना। मतलब इतना तो कर्जा लिया था वो डबल हो गया था इंटरेस्ट के संग, क्योंकि 10% उस पर इंटरेस्ट लग रहा था। ठीक है। तो ये जो मेनली अमेरिकन वॉर था उसकी वजह से इतना कर्जा हुआ। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस? है ना, क्यों? क्योंकि जो रेगुलर चीजें थी, रेगुलर ऑफिसेज रन करना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट्स को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज को मेंटेन करना, इस सब को मेंटेन करने के लिए जो स्टेट ने क्या करा? टैक्सेस को बढ़ा दिया था। ये अपन ने पढ़ा था, याद होगा। तो ये तीसरी बार तुम लोगों का चैप्टर रिवाइज हो रहा है। अभी मैंने करा दी, तीसरी नहीं चौथी बार, है ना। अभी मैंने एक बार करा दिया, एक बार करा रही हूँ, 2 बार में पहले तुम लोग को शॉर्ट में जब अपन ने टॉपिक रिवाइज करा था और वो चार्ट रिवाइज किया था। ओल्ड रिजाइम कौन थे? ओल्ड रिजाइम मीन्स पुरानी सोसाइटी, पुरानी बिल्डिंग्स जो 1789 के पहले थी। ठीक है। पूरा टैक्स किसको देना पड़ता था? विच स्टेट पेड टैक्सेस आउट ऑफ ऑल? तो वी कैन से द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस आउट ऑफ ऑल। हाउ वॉज द सोसाइटी डिवाइडेड बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने मार्क भी करा हुआ है। तो 3 स्टेट में सोसाइटी डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट वॉज क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वॉज नोबिलिटी और नोबल्स, एंड द थर्ड स्टेट वॉज बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट, लैंडलेस लेबरर, सर्वेंट एंड आर्टिसंस। नेक्स्ट, who owned the majority of land in 18th century of France? तो nobles, चर्च एंड रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। मेजरली जो 60% लैंड था वो इन्हीं के पास था। बाद में क्या हुआ था? चर्च का सारा लैंड कन्फिस्केट कर दिया था और फार्मर्स में बांट दिया था। ठीक है। What was the most important privileges enjoyed by the first two state? क्या थी कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज तो उनको यही मिली हुई है। Which state enjoyed the feudal privileges? feudal privileges किसको मिलती थी? सेकेंड स्टेट को, है ना। नोबल्स जो थे वो सेकेंड स्टेट के लोग थे, तो इनको पीजेंट्स जो है वो टैक्स देते थे, उसको क्या बोलते थे? टाइलीज। What were the conditions of 18th century French peasants? ठीक है। 18th सेंचुरी के दौरान अपन ने देखा था क्या करते थे वो? लैंडलॉर्ड को सारी सर्विसेज रेंडर करते थे। खेत में काम करना, उनके घरों में काम करना, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम करते थे? आर्मी में सर्व करते थे और बिल्डिंग, रोड्स वगैरह बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इस सब में काम करते थे 18th सेंचुरी के दौरान। तिथे क्या थे? जो टैक्स, चर्च को जो टैक्स मिलता था, दैट इज नोन एज टिथीज। टिथीज वाज अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च। ठीक है। और इसमें ये तो पैसे के टर्म में हो गया। इसके अलावा जो भी चर्च की लैंड पे खेती होती थी, लाइक गेहूं की हुई या चावल की हुई, तो जितनी भी खेती हुई है, जितना भी ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है, उसका 1/10 हिस्सा जो है वो भी चर्च को देना पड़ता था। ठीक है। तो दैट वाज टिथीज। टिथीज में आता था वो। पैसों के अलावा 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द चर्च लैंड।
विच टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर लिवाइड बाय द स्टेट्स, मतलब किस स्टेट को कौन से टैक्स मिलते थे। तो टैक्सेस जो मिलते थे, एक मिलते थे डायरेक्ट टैक्स को मिलते थे टाइली, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे, ठीक है, जो एवरीडे कंजम्पशन के आर्टिकल्स होते हैं लाइक सॉल्ट, टोबैको, इन पर टैक्सेस लगते थे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हाई हैड द पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स, क्यों, एक तो टैक्सेस के खिलाफ, फिर फूड स्कैर्सिटी, इंक्रीजिंग प्राइजेस, है ना, लो वेजेस, ये सब कारण थे। इन सब कारणों की वजह से पीजेंट्स ने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में इनके संग धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ कि इनको कोई भी ज़्यादा रिलैक्सेशन किसी भी चीज़ में नहीं मिली। Which social group emerged in France in the 18th century? मिडिल क्लास, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था रिवॉल्यूशन। नेम द फिलोसोफर्स हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो 3 फिलोसोफर थे, जॉन लॉकी, मोंटेस्क्यू एंड जीन जॉक्स रशियो। नेक्स्ट, व्हाट डिड जॉन लॉकी राइट इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या बताया, John Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch in his book। मतलब डिवाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन के बारे में बताया। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन यहाँ पे गॉड को जैसे लिया है, ऐसा होना चाहिए, और मोनार्क कैसा होना चाहिए, और उसके क्या, राजा के एब्सोल्यूट राइट क्या होते हैं, कि वो प्रजा का ध्यान रखे, इन सब के बारे में उसने बताया। रशियो ने कैसी गवर्नमेंट प्रपोज की, कि ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें देयर वुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड इज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने किसी को चुना, है ना, या एक पर्टिकुलर 10 लोगों ने किसी को चुना, तो वो 10 लोगों के बीच में और जिसको चुना है उस रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि हमने तुम्हें चुना है तो तुम्हें हमें ये अच्छे काम करके देने हैं, है ना। देयर वुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। Who wrote the Spirit of Laws? किसने लिखी थी, मोंटेस्क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है ना फिलोसोफर्स के बारे में, ये एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम के फॉर्म में आते हैं। बुक का नाम मोंटेस्क्यू की कौन सी हो गई, स्पिरिट ऑफ लॉस। जॉन लॉकी की कौन सी हो गई, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फिर मोंटेस्क्यू की जो बुक थी उसमें उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो पावर होती है वो डिवाइड होना चाहिए 3 स्टेट्स में, एक इंसान के हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो गवर्नमेंट में उसका प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। बताया था मैंने, लेजिस्लेटिव दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी जो अगर कोई लॉज में एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी करेगा तो उसको पनिशमेंट देगा। Where and when did the ideas of division of power within the government came into effect? तो सबसे पहले आया था यूएसए में, then 13 अमेरिकन कॉलोनीज में आया था, ठीक है। पॉलिटिकल थिंकर्स, व्हाट डिड बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनने जो गारंटी दी थी इंडिविजुअल के राइट्स की, इसी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये आगे के आप देख लेंगे, है ना। मार्सिलीज क्या था, मार्सिलीज उनका नेशनल सॉन्ग था, है ना, पैट्रियोटिक सॉन्ग था। देन अपना पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, है ना, जैकोबिन्स और ये सब, वुमेन ने भी अपने अपने क्लब बनाए थे। सैंस कुलूट्स कौन थे, जैकोबिन्स को ही बोलते थे सैन कुलूट्स, ठीक है, विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब नी ब्रीचेस के बिना जो होते थे, ठीक है। फिर जैकोबिन्स ने जो नई असेंबली बनाई थी उसका नाम कन्वेंशन था, है ना, मोनार्की को टोटली खत्म कर दिया था। ट्रेजन क्या था, ट्रेजर मीन्स अपनी कंट्री को या अपनी गवर्नमेंट जो उसको बिट्रे करना, उसको हटा देना, अबॉलिश करना, ठीक है। डायरेक्टरी क्या थी, बॉडी थी 5 मेंबर्स की, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी 5 मेंबर्स की, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करती थी। तो ये थे अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। जो मेन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, अबाउट बहुत सारे हैं तो सारे कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, आप लोगों को रीड करने हैं, पीडीएफ में भेज दूंगी, है ना।
अब अपन शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो किंग ने अपने ट्रूप्स भेज दिए थे सिटी में, है ना, और सबको ये लगा था कि ये जो ट्रूप्स हैं ये ओपन फायर कर देंगे सिटीजन्स पे, है ना। तो लोगों ने क्या करा था, 7,000 लोगों ने मिलके एक मिलिट्री बना दी थी, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जाके अटैक कर दिया था इन सर्च ऑफ आर्म्स। देन द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल वाज स्टॉर्म्ड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जो उनका वो था किले पे, फोर्ट मतलब किले पे जो जेल बनी हुई थी वहां पे लोग घुस गए थे, किसके लिए, हथियार लेने के लिए, ताकि जो लोग हैं रिवॉल्यूशन में जो फ्रांस राजा ने ट्रूप्स भेजे उन पर अटैक कर सके, और पूरे बेस्टाइल पैलेस को खराब कर दिया था अटैक करके, है ना। देन फिर से आ गया डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ये लॉन्ग में थोड़ा सा लिखना है, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें आप वो चार्ट भी बना सकते हो, जो मैंने अपना चार्ट में दिया हुआ है उसको, चार्ट को बना के फिर एक्सप्लेन करोगे तो भी अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज सॉरी next is which three causes led to subsistence crisis? Yes, this is one of the most other important question. Subsistence crisis, subsistence crisis किसको बोलते हैं? subsistence crisis का मतलब ये होता है जब आपकी रिसोर्सेज इतने कम बचे हो कि वो प्रेजेंट नीड को भी ना मीट कर पा रहे हो, फ्यूचर नीड्स को भी मीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझ आ जाता है, तो दैट क्राइसिस इज नोन एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या हो रहा था, फ्रांस की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, 23 मिलियन थी 1715 में और 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो खाने की डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो इतना फास्ट नहीं हो रहा था कि भाई फूड ग्रेन की डिमांड को फुलफिल कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और प्राइस बढ़ रही थी लेकिन लोगों की वेजेस, तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, तो जो वेजेस थी वो सफिशिएंट नहीं थी किसके लिए, राइज इन प्राइसेस को मीट करने के लिए। ड्रॉट भी हो गया, सूखा भी पड़ गया, हार्वेस्ट भी मतलब फसल भी उतनी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से कंडीशन और ख़राब हो गई। तो पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। ठीक है, मिडिल क्लास को डिफाइन करो 3 पॉइंट में, तो इसमें 3 अपने वो थे, है ना, कुछ थे अपने बिजनेस क्लास, कुछ थे वर्कर्स में कौन से, एम्प्लॉयज, और कुछ थे पीजेंट्स। तो ये है टेनिस कोर्ट ओथ, मैंने जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि पूछा जाता है व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि अब हम लोग मिलके पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, पूरे नेशन के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सिलीज के ग्राउंड में वो इकट्ठे हुए 20 जून 1789 को, और उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली, और उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे हम यहाँ पर हिलेंगे नहीं, यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाएंगे जो पावर को लिमिट कर दे। किसकी पावर्स को लिमिट कर दे? द मोनार्क की, किंग की। ठीक है, और जो प्रोमिनेंट लीडर थे उस वक्त नेशनल असेंबली के वो थे मीराबाउ और एबेसीज। तो उन्होंने फ्रेंच के लोगों को जगाने का काम किया, मतलब लोगों को बोला उठो जागो, है ना, आंदोलन करो। फिर ये जो प्रिविलेज क्लास हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट या क्लास के लोग हैं, वो जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उसको रोको, है ना, और इस तरीके से उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग करी थी। तो ये टेनिस कोर्ट ओथ नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जो ओथ्स दी थी वो किसके अंदर ली थी? टेनिस कोर्ट के अंदर। एक्सप्लेन द टर्मोइल इन फ्रांस व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सेलीज। नेशनल असेंबली वर्सेलीज में बिजी थी, तो कैसे फ्रांस जो है उसकी हालत कैसे वहाँ गड़बड़ाई। ठीक है, जब नेशनल असेंबली बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बाकी का जो फ्रांस था वहाँ क्या हुआ, क्या मतलब उनका उत्पीड़न, टर्मोइल मीन्स उत्पीड़न, या फिर बोल सकते हैं वहाँ क्या बुरी घटनाएं हुई। तो क्या बोलेंगे कि भाई विंटर बहुत ज़्यादा पड़ी जिसकी वजह से फसल पूरी ख़राब हो गई, प्राइस बहुत बढ़ गई ब्रेड की जिस वजह से कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। उल्टा जो बेकर्स और होर्डेड सप्लाईज थे, बेकर्स मीन्स ब्रेड बनाने वाले, होर्डेड सप्लाईज मीन्स जो रखते हैं सामान इकट्ठा करके,
जो गुस्साई वुमेन थी उन्होंने शॉप्स पर अटैक कर दिया, बहुत लंबे समय तक बेकरी क्यूज में खड़ी रहीं, उसके बाद भी रिस्पॉन्स जब नहीं मिला, आर्मी ने ऑर्डर कर दिया कि किंग ने ऑर्डर कर दिया आर्मी को कि आप पूरी सिटी में फैल जाओ, और ये अफवाह उड़ने लगी कि जो आर्मी है वो सबको ओपन फायर करके मार डालेगी, मतलब जो भी दिखेगा, जो भी सड़क पे लिखे गए लोग दिखेंगे उनको ओपन फायर कर देगी। तो इस वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मिलिटिया मीन्स शॉर्ट मिलिट्री बनाने का सोचा, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, घुस गए उसमें इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार के लिए, और जो जेल थी उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वेस्टाइल की जेल। ठीक है, तो ये था। हाउ डिड पीजेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स और नोबल्स ऑफ फ्रांस? फ्यूडल लॉर्ड्स और नोबल्स एक ही बात है, उनके खिलाफ पीजेंट्स ने कैसे प्रोटेस्ट किया? ठीक है, क्या हो रहा था, सभी कंट्री साइड में ये र्यूमर्स हो गई थी कि जो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर हैं उन्होंने क्या करा, जो फसल पक गई है उसको खराब कर देंगे। ठीक है, तो पीजेंट्स को इस चीज का डर लगा, तो उन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया किस पे, चीटॉक्स पे। अब चीटॉक्स क्या था, ये ऊपर आया था, है ना, वेट अ मिनट, ये रहा। चीटॉक्स इज ए कासल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, मतलब जिसमें वो नोबलमैन रहते थे, उस कासल को, उस महल को क्या बोलते थे, चीटॉक्स। तो क्या करा, किसानों ने उस पर अटैक कर दिया, है ना, और क्या करा, जितने भी गोडाउन्स थे किंग के या नोबल्स के उनको लूट लिया, अटैक कर दिया उन पे, और उनके जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते, बही खाते और जितने भी पेपर थे वो सब जला डाले। उनमें क्या लिखा था कि किस किसान को कितना टैक्स देना है, किससे कितने पैसे लेना है, तो वो सब खत्म, तो अब कोई ले ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, जब इतना सब कर रहे थे, नोबल्स के घरों में आग लगा रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो बहुत सारे नोबल्स जो हैं वो अपना घर खाली छोड़ छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज में अपनी फैमिली को लेके चले गए थे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ डिड इट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर? तो नेशनल असेंबली बनी कैसे थी, अपन ने देखा था टेनिस कोर्ट ओथ के दौरान, है ना। तो लुई 16 को लग गया कि भाई अब तो लोग विरोध कर रहे हैं, अब उसने भी अपने थोड़े से हथियार डाल दिए, मतलब थोड़ा सा वो नरम पड़ गया। फेस्ड विद रिवॉल्टिंग पीपल, लुई 16 ने भी नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसने करा कि भाई अब उसकी जो पावर्स होंगी उनको कौन, लुई 16 की जो पावर होंगी उनको कौन चेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। ठीक है, किस तरीके से नेशनल असेंबली ने काम किया? ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द लॉ फॉर एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, द क्लर्जी मेंबर्स वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम खत्म किया, है ना। क्लर्जी और जो नोबल्स हैं उनको भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ेंगी, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। टिथीज, टैक्सेस सब खत्म कर दिए, जितना भी लैंड चर्च ने ओन कर रखा था, है ना, वो सब उनसे छीन लिया, और कितना असेट, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, कितने सारे असेट्स हो गए थे नेशनल असेंबली के पास, अबाउट 2 बिलियन लिवर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पावर को सीज करा था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे काम करती थी? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसे काम करती थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैड गिवन द पावर टू मेक लॉज टू द नेशनल असेंबली। फिर जो अभी भी वोटिंग राइट्स जो थे, वोटिंग राइट्स किसके पास थे? 25 साल से ऊपर के लोगों के पास, जो कितना टैक्स देते थे, दैट इज इक्वल टू 3 days ऑफ वेजेस ऑफ ए लेबर। ठीक है, और तो सिटीजन्स दो तरह के हुए थे, एक्टिव सिटीजन्स वन हु कैन वोट एंड पैसिव सिटीजन्स वन हु कैन नॉट वोट। तो ये इस तरीके से ही काम करती थी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, दैट वाज जैकोबिन्स। हु वर जैकोबिन्स, उनका क्या रोल था? जैकोबिन्स बहुत ज़्यादा रेडिकल और रथलेस पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। ठीक है, ये एक अलग डेमोक्रेटिक क्लब बना था, रॉबस्पियर ने बनाया था। किस लिए? जब बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाईज बहुत कम हो रही थी फूड ग्रेन्स की।
किंग के गार्ड्स को मार डाला, किंग को इन्होंने बहुत घंटों के लिए बंदी बना के रखा, बाद में पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया, इलेक्शन हुए जिसमें सबको वोटिंग राइट्स दिए गए, हर 21 साल से ऊपर के लोग को, वुमेन को अभी भी नहीं मिले थे, और फिर नई असेंबली बनाई रॉबस्पियर की लीडरशिप में, दैट इज नोन एज कन्वेंशन, ठीक है। और मोनार्की को कम्प्लीटली इन्होंने हटा दिया था, राजा चाहिए ही नहीं था, थोड़े के लिए भी नहीं चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से जैकोबिन्स ने क्या ला दिया था, मोनार्की ला दी थी। रोल ऑफ वुमेन अपन ने पढ़ा था कि जब लोग आदमी लोग लड़ाई करने गए थे तब वुमेन ने सारा काम भी किया, ड्रेस मेकर्स, लॉन्ड्री वर्कर्स, जो काम हुआ वो, है ना, खाना भी बनाया, फिर अपना राइट्स के लिए भी लड़ाई की, अपने ग्रुप्स बनाए, राइट टू वोट मांगा, ठीक है। एक ऐसा क्लब बना था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। क्या क्या कंडीशन थी पुराने फ्रांस में, सबको जॉब करने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी, सॉरी, तो सिर्फ अमीर लोगों के बेटियों को परमिशन थी। स्लेव ट्रेड पे आ गया क्वेश्चन, 17th सेंचुरी में हुई थी, लोकल चीफ्टियंस ने स्टार्टिंग करी थी, अफ्रीका में कोई जाता नहीं था काम करने, तो वहाँ जो खेती होती थी वहाँ पे ले जाते थे, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में होती थी, ठीक है। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेन ऑफ टेरर, वो जो रॉबस्पियर का पूरा पीरियड था दैट वाज रेन ऑफ टेरर, ये अपन ने देखा था, तो रेन ऑफ टेरर भी डिस्कस कर लेती हूँ मैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो समय था वो रेन ऑफ टेरर था, क्योंकि रॉबस्पियर की जो पॉलिसीज थी वो बहुत हार्श थी, उसके बारे में या उसके बारे में कोई भी कुछ बात करेगा, इवन उसके खुद के लोग, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देता था। जो एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, इवन खुद की पार्टी के, जो उसकी पॉइंट पर उसकी बात पे एग्री नहीं होते थे, उनको अरेस्ट करके प्रिजन जेल में डाल के गुलिटीन कर दिया जाता था। लॉज जो थे वो रॉबस्पियर के जो लॉज थे वो मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस, ठीक है, सबको एक सी ब्रेड मिलना चाहिए, मीट और ब्रेड की राशनिंग होना चाहिए, ये उसने बनाए थे। पीजेंट्स को अपना ग्रेन सिटीज़ पर लाना, सिटीज़ पर लाके बेचना है, फिक्स प्राइजेस में बेचना होता था गवर्नमेंट को, ठीक है, ज़्यादा महंगा गेहूँ कोई नहीं खाएगा, सभी सिटीजन्स को एक जैसी ब्रेड खानी होगी। फिर इसके अलावा स्पीच और एड्रेस में भी इक्वालिटी होना चाहिए, कोई ट्रेडिशनली जो सर और मैडम बोलते थे वो किसी को नहीं बोलना, सभी लोग सिटीजन है, कोई सर नहीं कोई मैडम नहीं, सभी लोग एक समान है। चर्चेस को बंद कर दिया गया था और उनकी जगह जो बिल्डिंग्स थे उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसकी पॉलिसीज इतनी हार्श थी कि फाइनली उसको कन्विक्ट कर दिया गया था 1794 में, और उसको फिर गुलिटीन कर दिया गया था। तो ये रेन ऑफ टेरर पूरा 5 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स ऑफ फ्रांस नहीं पूछा जाता। ये रेन ऑफ टेरर वाला पेज 2 बार आ गया है शायद गलती से, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन फ्रांस, ये करना है। एक है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड, जिसमें आपको लीगेसी वाला बताना है। एक है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन फ्रांस। फ्रांस में क्या था कि एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। इसके अलावा जो था इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी लिबर्टी आ गई थी, फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम खत्म हो गई थी, बॉन्डेड लेबर खत्म हो गई थी, क्लर्जी की पावर खत्म हो गई थी, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स आ गई थी, जैकोबिन्स ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। राइट टू वोट आ गया था, लीगल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड ये सब आ गया था, ये सब। तो ये थे क्वेश्चंस, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं। एक मैप स्किल्स का ये क्वेश्चन है कि ये फ्रांस का है कि कहाँ पे क्या है ना। तो पहला पूछा है ए प्लेस वेयर फोर्टिस प्रिजन वॉज स्ट्रॉन्ग, तो पेरिस में थी, तो ए वॉज पेरिस। ए प्लेस स्लेव ट्रेड कहाँ हो रही थी, बॉर्डॉक स्पोर्ट पे, तो बी इज बॉर्डॉक स्पोर्ट। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस मर्सिलीज है ना, तो सी वॉज मर्सिलीज। एंड डी वॉज सेंटर ऑफ पीजेंट्स पैनिक मूवमेंट, दैट इज नैंटिस। तो ये 4 है। तो ये बहुत रेयरली पूछा जाता है बट स्टिल मैंने बता दिया, पेरिस, बॉर्डॉक्स, मार्सिलीज एंड नैंटिस। तो ये जो अपना क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाहर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं आएगा, आप ये सारे क्वेश्चंस रीड कर ले
और फिर भी आपको स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, और पुट इट इन द ग्रुप अगर कोई डाउट होता है तो, है ना। आई हैव सेंट दिस PDF अलॉन्ग विथ आंसर सो दैट तुम लोगों को फिर अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी तो तुमको आंसर कैसे लिखना है वो समझ में नहीं आएगा। फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर आई विल सेंड यू ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड इवनिंग, बाय बाय।